नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI महारोग दुमका के क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, चलिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक है क्या। यानी हम अपने घर में देखते हैं कि बल्ब को जलाने के लिए स्विच देते हैं तो बल्ब जलता है। फिर आप कहीं पर मोटर है तब पंखा चलता है, कहीं पर ग्राइंडिंग मशीन है। ये सब क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यानी एक विद्युत से चलने वाले उपकरण। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो विद्युत है वो है क्या, वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ITI के जो कोर्स में है, वो ITI के कोर्स में जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है उसमें आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त हम बता देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले आपको फंडामेंटल होना चाहिए, यानी मूलभूत। ठीक है, तो फंडामेंटल में पहले मूलभूत जो फंडामेंटल आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना है, वो है ये कि सबसे पहले कि फंडामेंटल जानने से पहले जो इलेक्ट्रिसिटी जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा उसके लिए क्या होना चाहिए? एक तार होना चाहिए। हम लोग बेसिक पर क्या जानते हैं कि एक तार जोड़ दिए तो उसके लिए तो एक तार होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इसमें स्विच वगैरह होना चाहिए, बल्ब होना चाहिए। हम पोल पर जाकर क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। फिर वो हमारे मेन स्विच पर आते हैं, ऊर्जा मीटर एनर्जी मीटर पर आते हैं। वो तो आगे चलकर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है? तार। तो तार होता है क्या? कोई एक पदार्थ से बना होता है। तो चलिए एक पदार्थ के बारे में हम चलते हैं। तार क्या बनाता है? पदार्थ होता है। ठीक है, जो पदार्थ होता है वो किस प्रकार का होगा? पदार्थ हम लोग 3 डिफाइन करते हैं। एक धातु के रूप में, एक अधातु के रूप में, एक अधातु के रूप में और एक उपधातु के रूप में। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पदार्थ होता है वो धातु जो होता है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब होता है कि उसमें एक चालक, मतलब प्रवाहित होने के लिए, विद्युत प्रवाहित होने के लिए क्या होना चाहिए? एक धातु होना चाहिए। तो चलिए इस धातु को हम एक विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि धातु है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं धातु है क्या, यानी मैटर, धातु। ठीक है, तो धातु में हम लोग क्या देखते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात करते हैं कि धातु में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अब चलिए धातु, तो धातु क्या चीज? कोई पदार्थ होता है। ठीक है, तो पदार्थ में हम लोग जो बताते हैं कि क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी पदार्थ क्या होता है? परमाणु से मिलकर बनता है। उसका जो क्या होता है? सूक्ष्मतम कौन होता है? परमाणु। अब परमाणु भी क्या होता है? इसका भी 3 पार्ट में हम लोग डिवाइडेड करते हैं। क्या है? प्रोटॉन, चलिए इसको प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, नो चार्जेस। चलिए पदार्थ क्या होता है? परमाणु से मिलकर बनता है। और परमाणु क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है।
इसके बारे में थोड़ा सा आगे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये जो अभी बताएं कि परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसमें हम अभी क्या बताएं कि धातु में क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। वो कहाँ होती है इसके बारे में थोड़ा सा आगे विस्तृत रूप से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम अभी क्या देखें कि धातु क्या होता है, पदार्थ से मिलकर बनता है। धातु क्या है, पदार्थ होता है। और पदार्थ में क्या होता है, परमाणु होता है। परमाणु भी क्या होता है, आगे चलकर 3 भागों में डिवाइडेड, यानी परमाणु भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर परमाणु, और परमाणु से मिलकर अणु। अगर यदि हम बात करते हैं परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु। ठीक है, उससे मिलकर क्या बनता है, पदार्थ। पदार्थ से मिलकर धातु होता है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर परमाणु जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक परमाणु जो होता है, परमाणु की संरचना के बारे में जानते हैं, यानी परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना में 3 कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु की संरचना में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखिए, अब परमाणु कैसे होता है, अगर यदि परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है। नाभिक मतलब बीच वाला जो भाग होता है उसको कहेंगे हम लोग नाभिक। अर्थात ये बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परमाणु का चारों ओर वो गतिशील अवस्था में रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि कोई भी एटॉम है, ये क्या है, परमाणु है। ठीक है, परमाणु का क्या है, यहाँ पर ये क्या है, नाभिक है, इसको कहेंगे हम लोग नाभिक। ठीक है, तो नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। नाभिक में क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। नाभिक में पॉजिटिव क्योंकि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, नेगेटिव, और इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। आवेश नहीं होता है। ये आवेश के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि परमाणु की संरचना क्या होता है। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन में धनात्मक, इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक और न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। तो हमारे जो परमाणु का जो संरचना होती है, परमाणु जो बनता है वो क्या होता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम कक्षा में ही करता है, विचरित करते रहता है या मूविंग करते रहता है। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसके जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान है उसी को कहेंगे हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। ठीक है, तो अभी हम क्या देखें कि धातु, पदार्थ, ठीक है, परमाणु, अणु, परमाणु का जो भाग है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, धातु में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब परमाणु की संरचना में क्या देखें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता है। तो हमारा परमाणु की आकृति कैसी होती है कि उसका नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक परमाणु का मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे एक हम कोई भी धातु ले लेते हैं, वो है जैसे कॉपर। कॉपर का 29 क्या है, कॉपर का
29 है। ठीक है, तो कॉपर का 29 में हम क्या देखें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका कितना है। तो सर्वप्रथम कॉपर का मुक्त इलेक्ट्रॉन देखने के लिए हम क्या करते हैं कि परमाणु की संरचना देखें। अब हम देखते हैं क्या कि इसकी जो कक्षा होती है, अर्थात परमाणु की एक जो संरचना होती है, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम का लेते हैं तो एल्यूमिनियम का 13 हुआ, तो इसको अगर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करते हैं तो ये 283, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 18, या यहाँ पर 8 कर दीजिए, 8 और 1 2। ठीक है, हम अगर यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल विन्यास के आधार पर हम क्या जानते हैं कि किसी भी कक्षा में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन रह सकता है आउटर सेल्स में वो 8 ही रह सकता है। इसको हम लोग अष्टक का नियम जानते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन में हम लोग देखें क्या, अष्टक का नियम के आधार पर अगर यदि हम कॉपर की मुक्त इलेक्ट्रॉन जानते हैं तो कॉपर का मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है। और एल्यूमिनियम का अगर देखते हैं तो एल्यूमिनियम का 2 8 3, इसका मुक्त इलेक्ट्रॉन 3 है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलिए इसको एक बढ़िया और भी विस्तार रूप से हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कक्षा की बात करते हैं, किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी बाह्यतम कक्षा में। जैसे हुआ आपका कॉपर का ले लेते हैं तो कॉपर में कितना होता है, 29 होता है। तो इसका कॉपर के एक हम संरचना के आधार पर, बिंदु संरचना के आधार पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए ये कॉपर का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हम देखें। तो कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कब होता है, 2n², जो हम लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो 2n² मतलब होता है कि पहली कक्षा में, यानी इसका जो कक्षा होगा वो K L M N, ये नील्स बोर ने इस कक्षा का इस तरह का नामकरण किया था। ठीक है, तो 2n², जब n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी 1 2 3 n का नेचुरल नंबर, n क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। n क्या है, प्राकृतिक संख्या। जब n का मान अगर यदि हम 2 इंटू 1 का स्क्वायर बराबर 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 18, क्योंकि यहाँ पर 9 2 जा 3, 9 9 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2, तो कितना होगा 18। 2 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 1632। तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या, हम अभी क्या बताएं कि आपको अष्टक का नियम की बात करते हैं तो आउटर मोल सेल्स में हमारा कितना 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हमारा तीसरी कक्षा हो 18 है। तो ये 18 क्या होता है, उसका सब सेल में डिफाइन हो जाता है, यानी उप कक्षा में इनका विस्तारित हो जाता है, जो आगे चलकर हम उसके बारे में विस्तारित रूप से बताएंगे। ठीक है, तो ये जो 32 है ये भी उप कक्षा में आ जाते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम कॉपर की एक संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो सबसे जो फर्स्ट सेल्स होता है वो 2 होगा, उसके बाद क्या होगा 8 होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 और 2। अब देखिए क्या होता है, इसका क्या होता है, पहली कक्षा में 2 8 8 और 2, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखे थे 2 8 8 फिर 8 फिर 2, और एक कक्षा होगा, क्या होगा, और एक कक्षा होगा 2 3
और बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन ही 2 होता है, क्योंकि हम अभी क्या बताएं कि अष्टक के नियम पर क्या करता है, ये स्टेबल हो जाता है। अष्टक का नियम में क्या होता है, अगर यदि किसी भी धातु का या उपधातु का या किसी भी पदार्थ का अगर यदि बाह्यतम कोश में अगर यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या करता है, ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, अर्थात वो स्टेबल हो जाता, अस्थायी रूप से वो अपना बाउंडेशन बना लेता है। इस प्रकार से जैसे अक्रिय गैस सब है, जैसे अक्रिय गैस में हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, ये जो गैसें हैं ये क्या होता है, हमारे जो प्रकृति में क्या होता है, किसी भी धातु या अपधातु के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। कोई भी जो मटेरियल है उसके साथ वो क्या करता, प्रतिक्रिया नहीं करता है। अर्थात यहाँ पर जो हमारा ये 1 2 3 4 इसका जो 4 जो कक्षा है, ये चारों कक्षा क्या हुआ, पहली कक्षा में 2 होना चाहिए, वो स्टेबल है, दूसरी कक्षा में 8, फिर तीसरी कक्षा में 8, फिर 8 स्टेबल है, और चौथी कक्षा में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका जो बाह्यतम जो ये होगा, बाह्यतम अच्छा, ओके, तो 8 10 24 और 28 यहाँ पर बाह्यतम कक्षा कितनी बनेगा, सॉरी यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में 3 है, ठीक है। कितना होना चाहिए, कॉपर का 29 2 8 10 18 24 और 3 24 और 5 29, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिफाइन करते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मूलभूत जानकारी में हम लोग क्या देखें अभी कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है अब आवेश के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आवेश होता है क्या, तो आवेश में हम लोग क्या देखते हैं, धनात्मक एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक को ऐसे अंकित किया जाता है, ऋणात्मक को ऐसे अंकित किया जाता है, ठीक है, या ऐसे भी इसको, और ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो आवेश होता है क्या, तो आवेश के बारे में अभी थोड़ा सा हम चर्चा और ज़्यादा करेंगे कि आवेश होता है क्या। किसी भी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है यानी बाहर निकालता है, जैसे अभी हम कॉपर के बारे में चर्चा की, कॉपर का 29 है, ये क्या करता है, +3 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसमें क्या आवेश होता है, धनात्मक। यहाँ पर लिख देते हैं, जो का त्याग करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्जली मटेरियल होता है, यानी वो धनात्मक पदार्थ होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। अभी आवेश के बारे में हम क्या बताएं कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। अब हम आवेश के बारे में बताएं। अब धातु जो होता है, अभी बात की है धातु, तो धातु के कुछ गुण होता है, धातु के कुछ गुण होता है। क्या होता है कुछ गुण, जैसे ये उष्मा का अच्छा चालक, यानी अगर यदि विद्युत का चालक बताते हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, यानी अगर यदि विद्युत का अच्छा चालक,
अच्छा चालक। फिर ऊष्मा का अच्छा चालक, ऊष्मा का अच्छा चालक। विद्युत का, ऊष्मा का, इसमें तन्यता अधिक होती है। तन्यता मतलब, इसको तन्यता का मतलब होता है इसको तार के रूप में हम खींच सकते हैं, यानी तार बना सकते हैं धातु का, ठीक है। और इसमें होता है आघात वर्धनता, मेलेबिलिटी, जो आघात से हम पतली पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्या है कि मैट्रिक लेवल में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब धातु का ये क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक है, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, धातु का जो विद्युत का अच्छा चालक के बारे में, ऊष्मा का अच्छा चालक के बारे में, और एक तन्यता के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अब सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी परिपथ की बात करते हैं। तो परिपथ में हम लोग क्या करते हैं कि एगो बंद परिपथ होता है और एगो खुला परिपथ होता है, यानी क्लोज सर्किट और एगो ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, एक बंद परिपथ और एक खुला परिपथ, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। तो इसकी संरचना कैसी होती है, मान लीजिए कोई भी लोड है, यानी इसको लोड कहेंगे, और अगर यदि यहाँ पर एक स्विच लगा करके एक बैटरी का टर्मिनल से अगर यदि हम इसको जोड़ देते हैं, अगर यदि ये स्विच बंद है तो इसको कहेंगे क्लोज सर्किट। अगर यदि ये स्विच क्या होगा, खुला है, तो इसको कहेंगे हम लोग ओपन सर्किट। ये साधारण सा एक परिपथ का आरेख है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें कि परिपथ क्या होता है, दो तरह का, बंद परिपथ और खुला परिपथ, ठीक है। अब देखिए इसमें से एक अभी और क्या बताए थे कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अभी क्या बताएं कि उसका फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। धातु जो होती है, धातु में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, आगे चलकर मूविंग करता है। लेकिन ये कैसे मूविंग करता है, हम लोग जैसे बताते हैं ना कि एक कंडक्टर चालक, चालक में कैसे वो आपका पूरा का पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो विद्युत का प्रवाहित होता है वो कैसे मूविंग करता है, इसकी जो थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक जानकारी हम दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब होता है कि चालक है, तो चालक में एक तार के रूप में मान कर चलते हैं कि एक तार है, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें कि कोई एक मान लीजिए तो कॉपर का तार है, क्या है, कॉपर तार, ठीक है। तो कॉपर के तार में अभी हम क्या देखें कि बाह्यतम जो कक्षा होती है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे क्या होता है, परमाणु होती है, क्योंकि हम अभी क्या देखें कि एक परमाणु को तो हम अपनी नग्न आंखें से भी नहीं देख पाते हैं। परमाणु आपस में संयोग करके क्या बनता, अणु बनता, और अणु को आपस में संयोग करके क्या बनाता है, एक पदार्थ बनाता है, ठीक है। तो इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता, बहुत सारा होगा। फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जो देखेंगे ये पॉजिटिव का सिंबल भी है और नेगेटिव का भी हम सिंबल सभी देंगे, ठीक है। कोई भी धातु में क्या होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। कैसे होता है कि जो हमारे न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और आउटर मोस्ट में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज।
यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है स्टेबल है, अर्थात ये तार में अभी हम विद्युत नहीं दिए। ठीक है, तो इस तार में हमने क्या किया, अभी विद्युत नहीं दिए। ये तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका लेंथ है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारा पॉजिटिव जितना है नेगेटिव उतना ही है, अर्थात कोई भी न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव जितना यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होने के कारण इसमें क्या होता है, परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, जो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत प्रवाहित कैसे होती है। मान लीजिए ये क्या है, एक कंडक्टर है, ये एक क्लोज परिपथ यानी बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बैटरी से जुड़ गया। तो सबसे पहले बैटरी क्या होता है, ये भी हम लोग जानेंगे। बैटरी में क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव वो दोनों के बीच क्या होता है, विभव का डिफरेंस होता है, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो आगे चलकर हम बताएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ यही जान लीजिए कि ये दोनों के बीच में क्या होता है, विभव का अंतर होता है, यानी चार्ज का, आवेश का क्या होता है, अंतर होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जब इसमें क्या होता है, जब एक क्लोज सर्किट बन जाता है तो ये जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो आवेश क्या करता है, इस तार में फ्लो करना शुरू कर देता है। तो मानकर चलते हैं कि यहीं से शुरू करते हैं, तो अब ये तार को यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पर हम एक बड़ा करके इस प्रकार से दिखाते हैं कि ये तार, ये जो तार है वो कैसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो अप करता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक चार्जेबल आया, क्या आया, यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ से क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो इसके अंदर में जैसे ही गया तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है, एटम्स होता है। उस एटम में जैसे अभी हम क्या बताए थे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एटम्स है, एटम के आउटर मोड्स में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव जो गया तो इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। क्या किया, इसको अपने ओर आकर्षित करता है। जैसे हम लोग भी पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर यदि पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स आपस में क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है, और पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करता है, या एक दूसरे को क्या करता है, अलग करता है। सेम चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, विलग करेगा, अगर यदि दो विपरीत चार्ज होगा तो आपस में संयोग करेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो अब होता है, तो ये जब यहाँ से एक मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शनल में यहाँ पर पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव को क्या किया अपने और, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देखें, अभी हम क्या बताएं, देखिए सबसे पहले हम देखें कि अंदर में पॉजिटिव है और एक ये क्या होता है कि एटम होता है। इस एटम में हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या किए कि ये दोनों स्टेबल है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज अगर यदि आ जाता तो इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए इधर से पॉजिटिव ज़्यादा चार्ज जा रहा है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये नेगेटिव जो ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज होगा, ये क्या करेगा, इधर पॉजिटिव की तरफ मूव होना शुरू करेगा। क्या होगा, पॉजिटिव की तरह मूव होना शुरू करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या कर रहा है, यहाँ पर फ्लो अप कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर एक वो आपका परमाणु है, नेक्स्ट यहाँ पर भी एक परमाणु है, जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव यहाँ से 3 पॉजिटिव आया, तो ये तो स्टेबल रहना चाहेगा। परमाणु का एक गुण होता है क्या, कि वो आप हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए, तब परमाणु क्या करेगा, स्टेबल रहेगा, वो अस्थायी रूप से रहेगा। अब 3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो 3 नेगेटिव को तो लेगा तब ना वो संयोग करेगा, नहीं तो खींच देता अपने आप। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या किया, इसको खींच लिया। तो यानी इसका जो 3 गो था वो क्या किया, इससे ले लिया, ये तो खाली हो गया, एक परमाणु में खाली हो गया। तो फिर ये किसको लेगा, इसका नेगेटिव ले लिया, फिर ये अगला वाला का नेगेटिव लिया, ये अगला वाला का नेगेटिव, इस तरह से ये क्या करता है, चार्ज का ट्रांसफर होते रहता है।
क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर होते रहता है। इस प्रकार से ये क्या करता है, विद्युत प्रवाहित होती है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक।